Hello everyone, welcome to Vigyan Shala. I'm Sandhya Mishra, and on this channel we'll learn biology and science in easiest way possible. So let's not waste the time and start with the topic basic structure of cell. अभी तक हमने सेल समझ लिया था, अब हम समझेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है सेल का, उसके कंपोनेंट्स के बारे में हम समझेंगे. सो बारी बारी से हर एक कंपोनेंट के बारे में हम समझेंगे और शॉर्ट में उसका फंक्शन समझेंगे. जब इसका डिटेल्ड वीडियो आएगा तो उसका एक एक करके सारे ऑर्गेनेली के बारे में हम डिटेल में इसके बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल शॉर्ट में लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको समझते हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल. नाउ सबसे पहला कंटेंट हमको याद रखना है जो कि होता है सेल मेम्ब्रेन. दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन जो रहती है वो डबल मेम्ब्रेन रहती है. जो मेम्ब्रेन रहती है वो सिलेक्टिवली कंपोनेंट्स को आने देती है. जैसे कोई जो सिलेक्टिव कंपोनेंट्स को आने देने का मतलब क्या होता है, जैसे वाटर को और बाकी जो कंटेंट होते हैं प्रोटीन वगैरह, ये सब चीज़ें जितने भी केमिकल्स वगैरह होते हैं उन सब चीज़ों को अलाउंस करने के लिए, जैसे सॉल्ट का अलाउंस देना. इसलिए जो सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन रहती है मोस्टली जो सॉल्ट वगैरह या वाटर वगैरह रहते हैं उनकी परमेबिलिटी को शो करती है. सिर्फ उन्हीं को अलाउ करेगी, किसी और कंपोनेंट को अलाउ नहीं करेगी एंटर करने के लिए. इसीलिए ये सेल मेम्ब्रेन होती है. और ये दो डबल लेयर रहती है, दो लेयर से मिलकर बनी रहती है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं डबल लेयर सेल मेम्ब्रेन होती है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो रहता है पूरा सेल का जो अंदर का कंटेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं. साइटोप्लाज्म जो रहता है वो एक सेमी लिक्विड फ्लूइड मीडियम रहता है. एक तरीके से सारे के सारा जो लिक्विड मीडियम या लिक्विड फ्लूइड मीडियम रहता है वो साइटोप्लाज्म ही होता है. जो सेल है उसके अंदर जितना कंटेंट आपको दिखाई दे रहा है वो क्या होता है, इस न्यूक्लियस के बाहर जितना कंटेंट दिखाई दे रहा है सारा का सारा साइटोप्लाज्म है, जो कि जिसके अंदर एक लिक्विड मीडियम है जिसके अंदर सारे के सारे जो ऑर्गेनेली है वो क्या करते हैं, आराम से अपनी केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की. नेक्स्ट जो होता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस. न्यूक्लियस न्यूक्लियस जो रहता है इसमें सारी केमिकल एक्टिविटीज़ जो रहती है और सारे सेल के फंक्शन को कंट्रोल करने वाला जो रहता है उसको हम बोलते हैं सेल. एक तरीके से कंट्रोलिंग सेंटर होता है. ठीक है, न्यूक्लियस. उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर के बारे में समझ लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हम बाहर की चीज़ों को समझेंगे. न्यूक्लियस मैंने आपको बताया कि इसको न्यूक्लियस कहते हैं कंपोनेंट पर, लेकिन अब एक वॉल दिखाई दे रही होगी आपको, तो न्यूक्लियस की भी एक तरीके से मेम्ब्रेन होती है. इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहती है. ये भी एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन रहती है जो कि क्या करती है, पूरे तरीके से न्यूक्लियर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है. इसके न्यूक्लियर के अंदर क्या होता है, ये जो आपको कंटेंट दिखाया जैसे हमने सेल के अंदर साइटोप्लाज्म समझा था, इसके अंदर भी क्या होता है, न्यूक्लियो प्लाज्म होता है. न्यूक्लियोप्लाज्म जो रहता है वो क्या होता है, एक सेमी फ्लूइड मीडियम होता है जो कि प्रेजेंट रहता है किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है, जैसे कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट था. ठीक है, अब ये न्यूक्लियस के अंदर आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, राउंड राउंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर. इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं. जो न्यूक्लियोलस रहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, जो प्रोटीन जो राइबोसोम्स वगैरह फॉर्म होते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला प्रोटीन सिंथेसिस में जो होता है राइबोसोम होता है. देन ये जो आपको एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं. जो क्रोमेटिन रहता है इसके अंदर जो रहता है डीएनए, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करने वाला डीएनए, और प्रोटीन जो रहता है वो कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है. ठीक है, आगे चल के यही क्या करते हैं, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं एंड देन वो डिवाइड होता है. ये सारी चीज़ें प्रोसेस चलती रहती हैं. नेक्स्ट जो रहता है, जो अब हमने पूरा न्यूक्लियर का समझ लिया है, अब हम बाहर की बात करते हैं. जो एक तरीके का जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा इसको क्या बोलते हैं हम, इसको कहते हैं हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और नॉर्मली हम कभी कभी इसको ER भी कहते हैं, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम.
अगर रफ को करेंगे तो RER हो जाएगा, और नॉर्मल अगर हम देखा जाए तो सिर्फ इसको क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो हम RER कह सकते हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको ER लिख रही हूँ ताकि आपको नॉर्मली ऑर्गेनली समझ में आए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जो आपको ये रेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उस पर जाते फोकस करते हैं। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रहता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट अपना आता है जो कि ये कंपोनेंट है जो आपको रेडिश में दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं गोल्जी apparatus। इसको हम कहते हैं गोल्जी apparatus। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, पैकेजिंग करके ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है, किसी मटेरियल को पैकेज करेगा और ट्रांसफ़र करने का काम करेगा। ठीक है, अब इसके बाद जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर जो रेडिश में दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं हम, सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रियोल आपको ये बताना चाहिए कि इसका रोल क्या है, एग्जाम से पूछा जाता है। तो इसका रोल कहाँ आता है, सेल डिवीजन में। राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम, लाइसोसोम जो रहता है वो उसका फंक्शन क्या होता है, लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग्स कहते हैं। ये क्या करते हैं, जितने वेस्ट मटेरियल्स या वेस्ट प्रोडक्ट्स रहते हैं उनको क्या करता है, डिग्रेड करने का काम करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है, उसको ख़त्म कर देता है, इसीलिए सुसाइडल बैग्स कहा जाता है किसको, लाइसोसोम को। नेक्स्ट जो रहता है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको हम क्या कहते हैं, पेरोक्सीसोम कहते हैं। पेरोक्सीसोम का जो इम्पोर्टेंट रोल रहता है वो यही रहता है कि यह करता है डिटॉक्सिफाई करता है हार्मफुल सब्सटेंसेस को, साथ ही साथ ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड्स को। इसके बाद हम बात करते हैं जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा ये रेड कलर का, इसको क्या बोलते हैं हम, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल के अंदर, क्योंकि सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने वाला जो रहता है ऑर्गेनिली वो क्या कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। अब मैम एटीपी क्या होता है, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो रहता है वो क्या करता है, एनर्जी के फॉर्म में एटीपी ज़्यादातर सिंथेसाइज होता है माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू, और जो एनर्जी प्रोवाइड करता है पूरे पूरे सेल को ताकि वो आराम से अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। ठीक है, इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट और ऑर्गेनेली बचा है इसको हम बोलते हैं हम राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम जो रहते हैं ये अपने प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा होता है तब राइबोसोम का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आता है। यहाँ तक कि हमने यहाँ पे भी देखा था कि जो न्यूक्लियोलस रहता है वो भी कहता है राइबोसोम के फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, एक बार हम पूरा का पूरा रिकैप कर लेते हैं कि कुछ छूटे ना। ठीक है, सबसे पहले हमने बात करी कि पूरा पूरे सेल की जो आउटर स्ट्रक्चर होता है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, उसका काम क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, पूरे पूरे सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और सिलेक्टिवली चीज़ों को अंदर लेके आना, जैसे वाटर सॉल्ट हो गया। ठीक है, उन सब चीज़ों को अंदर लेके आएगा, अनवांटेड चीज़ों को नहीं एंटर करने देगा। दूसरा आता है साइटोप्लाज्म, जो लिक्विड मीडियम प्रेजेंट इसके अंदर सारे के सारे ऑर्गेनेल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गए, सारी सारी चीज़ें प्रेजेंट है, वो क्या हो गया, साइटोप्लाज्म, जो एक तरीके का फ्लूइड मीडियम, लिक्विड फ्लूइड मीडियम। देन आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो रहता है एक तरीके से कंट्रोलिंग सेंटर होता है पूरे पूरे सेल का, जो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करता रहता है। अब न्यूक्लियस के अंदर हमने क्या क्या बात करी कि एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जो मेम्ब्रेन वो भी डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, जो प्रोटेक्ट करती है किसको, न्यूक्लियस को। ठीक है, एक और चीज़ जो इसमें मिस हो रही है, वो जो आपको स्ट्रक्चर गैप दिखाई दे रहा होगा उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। जितने स्ट्रक्चर्स और गैप्स दिखाई दे रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर उसको न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ये न्यूक्लियर पोर्स भी क्या क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते तरीके से मूवमेंट करवाते हैं। किसका मूवमेंट करवाते हैं, जो डीएनए या प्रोटीन न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन या मूवमेंट हो रहा होता है मटेरियल्स का, जैसे कि प्रोटीन डीएनए का, वो करवाने का काम कौन करता है, ये न्यूक्लियर पोर करवाता है।
ठीक है। तो इस तरीके से मटेरियल का मूवमेंट करवाने का काम किसका रहता है, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म का न्यूक्लियर पोर। ठीक है। इसके अलावा हमने न्यूक्लियर प्लाज्म समझा, जो कि न्यूक्लियर के अंदर लिक्विड मीडियम प्रेजेंट होता है, उसको न्यूक्लियर प्लाज्म कहते हैं। ठीक है। यहाँ तक आपको अब समझ में आ गया होगा। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट इसकी बाद हमने आता है क्रोमेटिन पे। क्रोमेटिन क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर आपको रेड में दिखाई दे रहा है वो क्रोमेटिन कहलाता है, जो डीएनए और प्रोटीन का कंबाइंड फॉर्म होता है। ठीक है। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह में। नेक्स्ट अपना आता है न्यूक्लियोलस, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, राइबोसोम के फॉर्मेशन में। ठीक है ना, प्रोटीन सिंथेसिस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, ये भी ट्रांसपोर्टेशन का रोल परफॉर्म कर पाता है। माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपको बताया कि जो एक तरीके का एटीपी को सिंथेसाइज करता है। ठीक है, एटीपी सिंथेसिस करता है और साथ ही साथ ये जो होता है एनर्जी प्रोवाइड करता है पूरे सेल को। ठीक है। दूसरा आता है राइबोसोम। राइबोसोम का क्या फंक्शन रहता है, प्रोटीन के सिंथेसिस में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। नेक्स्ट हमने बात करी यहाँ गोल्जी अपैरेटस के। गोल्जी अपैरेटस पैकेजिंग करवाता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है। ठीक है। नेक्स्ट रहता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो रहता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल के डिवीजन करवाने में। ठीक है। जब सेल डिवाइड होता है तब डिवीजन के टाइम सेंट्रियोल का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। देन आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम को मैंने आपको बताया कि जिनको क्या कहते हैं, हम सुसाइडल बैग्स कहते हैं, जो कि अनवांटेड चीज़ों को क्या करता है, डिग्रेड करके डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है जो कि लाइसोसोम के बाद आता है पेरोक्सीसोम। पेरोक्सीसोम का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि अनवांटेड चीज़ों को तरीके से प्रिवेंट करने का काम करता है और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है। सो यहाँ पे जो ऑर्गेनेली की बात करिए, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियोलस आ गया। ठीक है। इसके बाद गोल्जी अपैरेटस आ गया। ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया। ठीक है। इनके बारे में हम पेरोक्सीसोम, लाइसोसोम, इन सभी के बारे में सर ऑर्गेनेली है, इनके बारे में हम सेपरेटली अलग अलग करके वीडियोस में शॉर्ट में समझेंगे और डिटेल में समझेंगे। ठीक है। If you found this video helpful, please like and subscribe to the channel and hit the bell icon to get more videos like this. Till then, thank you. Bye bye.